हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 31st डे की शुरुआत। और अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है तो वो ये जानना चाहेगा कि मिरेकल सीरीज आखिर में क्या है। तो मिरेकल सीरीज के अंदर हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। तो पिछले 30 दिनों के अंदर हमने सेकेंड बुक पूरी की पूरी निपटा ली है और हमने फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर्स जो हैं वो खत्म कर दिए हैं। आज तीसरे चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर जो है वो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी एक खास टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जाए जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं, वो है पोटेंशियोमीटर। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आज हमने स्पेशल अटेंशन दी है पोटेंशियोमीटर को और हम पूरा का पूरा निचोड़ निकालेंगे। मतलब आज के बाद में आपको पोटेंशियोमीटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट मैं जैसा कहता हूं हमेशा, आप भूखे शेर की तरह तलाशोगे पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस को, राइट। एंड ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। तो आपको मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाने वाला हूं पोटेंशियोमीटर के साथ। हमारी इस सीरीज का टारगेट क्या है? हमारी इस सीरीज का टारगेट कोई स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है, बल्कि उससे भी कोई गहरी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? आपका फियर ऑफ फिजिक्स। तो मैं इन 60 दिनों के अंदर आपके इस फियर ऑफ फिजिक्स को जड़ से खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि एक बार वो खत्म हो गया तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, जेई का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो आपको इसको किस एग्जाम के लिए यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा काम है आपको फिजिक्स के प्रति प्यार करवाना, फिजिक्स का डर जो है आपके दिमाग में उसको खत्म करवाना। सो इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले तो जैसा कि इसके नाम से नजर आ रहा है, पोटेंशियोमीटर। सो इट इज समथिंग विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। अब आप बोलोगे सर ये काम तो वोल्टमीटर भी करता है, और हमने तो आज तक वोल्टमीटर को ही यूज करते हुए देखा है। एक्सेप्ट जब हम 12th क्लास के अंदर हमारी फिजिक्स लैब के अंदर जाते थे तो वहां पे एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ रहता था। वो दिखने में गिटार जैसा लगता था, हालांकि कई सारे बच्चों ने बजाया भी होगा कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, बट वो था पोटेंशियोमीटर। तो क्यों सर, मतलब वोल्टमीटर जब ऑलरेडी हमारे पास में है तो हम पोटेंशियोमीटर को क्यों बना रहे हैं? तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। व्हाई? बिकॉज वोल्टमीटर जो है उसकी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है और किस तरीके से पोटेंशियोमीटर इसको दूर करता है, ये बहुत जरूरी है जानना, राइट। सो शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। पोटेंशियोमीटर एज एन आइडियल वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर की दुनिया के भगवान राम हैं वो है हमारे पोटेंशियोमीटर भाई साहब, आदर्श, ठीक है। सो कैसे, क्यों, वोल्टमीटर की लिमिटेशन क्या है और किस तरीके से पोटेंशियोमीटर उसको दूर करता है, राइट। सो वोल्टमीटर जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। मोस्टली जो वोल्टमीटर आप देखते हो लैब के अंदर रखे हुए होते हैं वो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड बनाए जाते हैं। मतलब उनके अंदर एक कॉयल होती है, उसके थ्रू जब आप करंट पास करते हो तब जाके वो कॉयल रोटेट होती है और आपको डिफ्लेक्शन नजर आता है। सो ऑब्वियसली इस तरीके के वोल्टमीटर में आपको थोड़ी बहुत तो करंट जो है वो फीड करवानी होगी। सो जो हमारे नॉर्मल वोल्टमीटर्स हैं, दे ड्रॉ वेरी स्मॉल करंट टू शो द डिफ्लेक्शन। उनकी मजबूरी है भाई, उनको डिफ्लेक्शन दिखाना है तो उनके थ्रू थोड़ी बहुत तो करंट पास होनी चाहिए। हालांकि हम लोग ये इंतजाम करते हैं कि कम से कम करंट पास हो, बट स्टिल जीरो करंट पे कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। हम इतना सेंसिटिव बना सकते हैं हमारे वोल्टमीटर को कि वो बहुत कम करंट लेके भी डिफ्लेक्शन शो कर दे, बट स्टिल एकदम जीरो करंट के साथ कभी भी आपका वोल्टमीटर वर्क नहीं करेगा। उसको थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ करंट तो चाहिए ही चाहिए डिफ्लेक्शन शो करने के लिए। इसकी आइडियल कंडीशन क्या होगी? आइडियल कंडीशन होगी एक ऐसा वोल्टमीटर बना दिया जाए जो कि डिफ्लेक्शन भी शो कर दे, मतलब रीडिंग भी दे दे, और जीरो करंट ड्रॉ करे, कोई करंट की रिक्वायरमेंट ना हो जिसको, राइट। सो फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर इट शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। भाई वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होगा तभी तो उससे जीरो करंट फ्लो होगी। एंड शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द डिवाइस। तो अभी तक तो हमने सोचा ही है
कि और काश कोई ऐसा वोल्टमीटर हमें मिल जाए या काश कोई ऐसा वोल्टमीटर हम बना लें जो कि वोल्टेज भी मेजर करके दे दे और जिसको जीरो करंट की रिक्वायरमेंट हो। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड जो वोल्टमीटर हैं वो तो कतई इस कैटेगरी के अंदर फिट नहीं बैठने वाले। तो इसलिए हमने एक अलग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एक अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाया दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर एंड इट एग्जैक्टली डज दैट। क्या करता है ये? वाइल मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। वोल्टेज मेजर करते टाइम पे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता एंड बिहेव्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर। अब ये कैसे ये काम करता है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन ये क्यों एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है वो आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। एक वोल्टमीटर और एक आइडियल वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता लग जाना चाहिए। और पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है एज अ फैक्ट, आपको ये पता लग जाना चाहिए। कैसे करता है चलो अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। सो हाउ डज अ पोटेंशियोमीटर वर्क? बेसिक क्वेश्चन है हमारा कि बेसिकली आपने सर बड़े बड़े दावे तो ठोक दिए कि जो पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है, वो जीरो करंट ड्रॉ करता है। भाई हमें बताओ तो सही कि किस तरीके से वर्क करता है, ये इतना बड़ा टास्क जो है इसको पोटेंशियोमीटर किस तरीके से अचीव करता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर हमारे पोटेंशियोमीटर का एक प्राइमरी सर्किट है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस इंस्ट्रूमेंट की मैं इतनी ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ ना, इट इज़ जस्ट अ वायर, जस्ट अ सिंपल वायर। हालांकि एक बहुत लंबा वायर है बट है एक वायर, राइट, ठीक है एक वायर। तो क्यों लंबा होता है ये, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि और जिस इंस्ट्रूमेंट के इतने ज़्यादा गुणगान किए जा रहे हैं वो एक सिंपल वायर है, सिंपल वायर। जो आपने लैब के अंदर पोटेंशियोमीटर रखा हुआ देखा है ना, तो क्योंकि ये वायर इतना लंबा होता है कि अगर आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट लकड़ी के बोर्ड पे बिछाओगे तो फिर आपको 10 मीटर का लकड़ी का बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपकी फिजिक्स की लैब के अंदर वही होगा, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको बाहर निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, हमको वायर ही तो लेना है तो हम उसको 1-1 मीटर की स्लाइसिस के अंदर काट देते हैं, या फिर हम 1-1 मीटर लेंथ इस तरीके से स्पाइरल वे के अंदर मोड़ते हुए हम उसको अरेंज करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, इसीलिए उसकी शेप जो है वो गिटार जैसी हो जाती है, गिटार की स्ट्रिंग्स जैसी नजर आती है, बट असल में वो एक बहुत लंबा वायर है, राइट। सो इतना लंबा वायर क्यों यूज करते हैं हम जब पोटेंशियोमीटर बनाते हैं, तो उसका कारण देखते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्राइमरी सर्किट। सो प्राइमरी सर्किट के अंदर एक तो हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर होगा दैट इज AB, जिसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन और येलो कलर के अंदर ड्रॉ किया है ना, और उसको आप एक सेल से कनेक्ट कर दोगे, है ना। नॉर्मली सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। और हम इस वायर के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस वायर की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कितनी है इसको कंट्रोल कर सके तो हमने एक रियोस्टेट भी लगाया है। रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिवाइसेस आपने देखी, इतना आसान है। एक पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, है ना, उसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, बन गया हमारा प्राइमरी सर्किट। चलो, ये जो वायर है इट इज मेड ऑफ मैग्नीन एंड इट इज जनरली ऑफ 10 मीटर लेंथ। क्यों इतना लंबा होता है उसका कारण जानेंगे। क्यों मैग्नीन का बना होता है वो आप अभी जान लो, ये मैंने मीटर ब्रिज के अंदर भी बताया था। मैग्नीन जो है या नाइक्रोम या फिर कॉन्स्टेंटिन, ये सभी एलॉयज जो हैं इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इससे क्या फायदा होता है, इनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम होने का मतलब ये है कि फॉर द रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज इनके रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आता। हल्का फुल्का टेम्परेचर मान लो सर्दी गर्मी चेंज हो भी रहा है तो भी इनके रेजिस्टेंस के अंदर आपको कोई खास चेंज नजर नहीं आएगा। तो ये एक सेंसिटिव मेजरमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना। तो और ऑब्वियसली इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जल्दी से पिघलते नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट मेन चीज ये है कि इनके रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है।
क्यों लंबा होता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल और ड्राइवर सेल, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्राइवर सेल भी बोलते हैं। कोई अगर पूछे तो ध्यान रख लेना, ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर सेल। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड दिस इज योर रियोस्टेट। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द पोटेंशियोमीटर। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, इट इज रेट विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। और आसान शब्दों में कहो, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी। आपके जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसके ऊपर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, उसको आप डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ ए बी से, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, और उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मान लो हमारे वायर के ऊपर V वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और हमारे वायर की लेंथ L है, तो हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय L। कई बार हमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया हुआ होता वायर के अक्रॉस, हमें ये बता दिया जाता है कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है और वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो कोई बात नहीं, हम पोटेंशियल ड्रॉप की जगह I इंटू R यूज कर सकते हैं, है ना। करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को, तो हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगी IR डिवाइडेड बाय L, है ना। कई बार हमें रेजिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ होता, रेजिस्टिविटी दी हुई होती है, तो रेजिस्टिविटी की टर्म्स में रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, रो L अपॉन A। तो यहाँ पे L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक और वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज I टाइम्स रो अपॉन A। कई बार देखो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा कि जिस मटेरियल से पोटेंशियोमीटर बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और उसके थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी होगी। अब आप सर चकराते रह जाओगे कि यार हमें ना तो पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, ना हमें लेंथ दे रखी है, और सर ने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताया था इट इज़ नथिंग बट दी पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो दे ही नहीं रखे, तो कैसे मसाला तैयार होगा। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद आएगा कि सर ने पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको करंट, रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में भी हमें बताया हुआ है, राइट। नाउ हमारा जो करंट है ना, कई बार हमें प्राइमरी सर्किट के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है कि ये सेल कितने वोल्टेज का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना है, खुद इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है ना, ये सब कुछ दे दिया जाता है। तो फिर अपन ऑब्वियसली करंट निकाल सकते हैं, तो हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी EMF दैट इज E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ से आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और हमारे खुद वायर का रेजिस्टेंस। तो इससे हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है। तो हम कई बार करंट यहाँ से निकालते हैं और फिर उसको फीड करते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, तब जाके हमारा सवाल हो पाता है। तो जब अभी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ना, तो कुछ सवाल तो इसी के ऊपर लेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने के लिए अलग अलग तरीके से किस तरीके से आपको कहा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इस इंफॉर्मेशन को दिमाग के अंदर बिठा के रखो, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बाय द वे फॉर द पोटेंशियोमीटर, राइट। नाउ अगेन सर आपने पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बता दिया, पोटेंशियोमीटर क्या होता है बता दिया, कैसे बनता है वो बता दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दी, बट अभी तक हमें ये नहीं बताया कि पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है। तो यार वो तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मान लो जिन भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, और सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाले दो पॉइंट्स कौन से होते हैं, किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोड्स। तो हमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और हमें इससे एक फ़ायदा होगा, हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करना चाहते, तो हम उस सेल का EMF मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना जब सेल्स पढ़ाए थे तब, कि अगर आप सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते हो तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड EMF, है ना। तो वोल्ट मीटर से आप जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लो, एक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप जब मेजर करोगे तो थोड़ी तो करंट ड्रॉ होगी,
यानी कि आप ईएमएफ कभी मेजर नहीं कर पाओगे, आप हमेशा टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहे होंगे। सो ये एक और खासियत पता चल गई आपको पोटेंशियोमीटर की कि यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर यू कैन इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, यानी कि उसका ईएमएफ, राइट। चलो तो हम यही वाला टास्क ले लेते हैं। मान लो हमें एक सेल दे रखा है और हमें कहा गया है कि उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके बताओ। तो हम एक सेकेंडरी सर्किट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो प्राइमरी सर्किट तो सबने देख ही लिया था, है ना, वो तो एज इट इज है। सेकेंडरी सर्किट में हमें कुछ नहीं करना होता, हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, ध्यान रखना, हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमें उस एंड पर कनेक्ट करना होता है जिस एंड पर प्राइमरी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये दोनों एक ही जगह कनेक्टेड होने चाहिए। उल्टा मत कर देना, आपका पोटेंशियोमीटर वरना वर्क नहीं करेगा, राइट। एंड जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हम एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक मूविंग की से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉकी। मैंने जॉकी के बारे में आपको मीटर ब्रिज के अंदर भी बताया था। तो वही है, आप इसको वायर के ऊपर मूव कर सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इससे वायर को टच करवा सकते हो, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस जॉकी को हमारे वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टच करवाएंगे, है ना, और हम देखेंगे कि हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमें एक यूनिक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा होगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, इसका मतलब इस वाली ब्रांच के अंदर जो करंट है वो कितनी है, 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास में तो और कोई सोर्स है नहीं, वो तो सेल से ही करंट लेगा। तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके सेल से कोई भी करंट आपका पोटेंशियोमीटर जो है वो ड्रॉ नहीं कर रहा। और ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा ना जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किससे बैलेंस हो जाए, हमारे सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से बैलेंस हो जाए। आया समझ में? जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, हमारे इतने वायर के ऊपर होने वाली पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, इतने वायर के ऊपर होने वाली पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो जाए, तब जाके ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर लेंगे और इनके बीच में जो गैल्वेनोमीटर बेचारा फंसा हुआ है उसको कोई करंट बहाने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। सो अब हमें पता पड़ गया कि पोटेंशियोमीटर को वर्क कैसे करवाना है। द डिवाइस for which we want to measure potential difference, PD stands for potential difference, it is balanced at a certain length over potentiometer using jockey, and the galvanometer will show 0 deflection if हमारे सेल का जो EMF है वो किसके इक्वल हो जाए, हमारे L लेंथ पर होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो जाए। अब पर यूनिट लेंथ पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप हमें ऑलरेडी पता है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पर यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है x, तो बताओ L लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप सिंपली x को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, L से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा ही करा, हमें L लेंथ के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना था, तो हमने सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट को L से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा काम बन गया। और इस कैलकुलेशन का यूज करके हम आसानी से सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। तो सेल हो सकता है या किसी सर्किट के कोई से भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, और आप पोटेंशियोमीटर की मदद से आसानी से मेजर कर सकते हो, और ये जो वैल्यू आपको देगा दैट विल बी द करेक्ट वैल्यू, राइट, द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू यू कैन पॉसिबली मेजर, है ना। सो नाउ एवरीथिंग शुड बी क्लियर, पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, कैसे बिना करंट ड्रॉ करें पोटेंशियल मेजर करके दे देता है आपको, कैसे ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता है, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो आप बोलोगे सर रुको 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 रुको, आप यहाँ पर सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज़ कर रहे हो, तो हम किसी गिवन पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट, मतलब हमें पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट दे दिया होगा, हम लोग किस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, है ना।
तो एक तो तरीका मैंने कैलकुलेशन वाला बताया था, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज बताए थे। एक और तरीका है जिसमें डायरेक्ट हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये जो काम यहाँ पर किया है ना, हम इसको रिवर्स कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है और उसके दम पर हमने सेल का ईएमएफ फाइंड आउट किया है। उल्टा काम करेंगे तो क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी एक सेल जिसका ईएमएफ पता है उसको पोटेंशियोमीटर के ऊपर बैलेंस करवाना है। ठीक है, तो अब हम आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमें x पता है तो हमने E फाइंड आउट किया है। अगर हमें E पता हो तो हम लोग आसानी से x फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेम मैकेनिज्म। सो बाय द वे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर भी आप कह सकते हो, राइट। सो इफ वी नो दिस एक्यूरेटली, हम एक ऐसा सेल यूज कर लें जिसका ईएमएफ जो है वो हमें एक्यूरेटली पता हो और जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, है ना, जो स्टैंडर्ड सेल होते हैं, देन हमारी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी इट विल बी इजीली फिगर्ड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला E डिवाइडेड बाय L। हमने प्रोसेस तो वही यूज करी है, बैलेंस भी वही करवाया, फॉर्मूला भी सेम यूज करें, बट अब की बार हमारी क्वांटिटीज क्या हो गई, शफल हो गई, राइट। सो आइडिया इज वेरी सिंपल, राइट। जस्ट बैलेंस अ सेल ऑफ नोन ईएमएफ on our potentiometer, right, and this process will be called standardization. You can easily find out the potential gradient for a given potentiometer using this process. So now you are ready. Now you know how does potentiometer work. Now you know what is potential gradient. Now you even know how to find the value of potential gradient for a given potentiometer. So now we are ready to discuss the other complications about our potentiometer, and one such complication is called sensitivity, है ना। मतलब हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो कितना सेंसिटिव है। कितना सेंसिटिव होने का मतलब है कि वो कितनी कम वैल्यू मेजर कर सकता है। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियोमीटर कितनी कम वैल्यू मेजर कर सकता है, ये तो डिपेंड करेगा कि उसके वायर के ऊपर पर यूनिट लेंथ कितना कम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी कम है। जितनी कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। सो हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ x, we can clearly understand it that having a smaller value of x, जितना कम पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उतने कम वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो for a given potentiometer. So having a smaller value of x makes a potentiometer more sensitive. And x को कम करने का तरीका क्या है, तो आपने लिखा था x क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आप अगर लेंथ को बढ़ा दोगे, राइट, है ना, टू अचीव दिस वी कैन हैव लार्जर वैल्यूज ऑफ लेंथ एज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी और जुगाड़ गए साइड में, कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हमारे वायर की लेंथ को जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ उतना ही कम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो 10 मीटर लंबा यूज़ किया जाता है। थ्योरेटिकली आप कितनी भी लेंथ का वायर जो है एज पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हो, राइट, बट नाउ यू नो द ट्रेड ऑफ यूजिंग द पोटेंशियोमीटर हैविंग हायर वैल्यू ऑफ लेंथ, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी चीज, है ना, कि पोटेंशियोमीटर को हमें सेंसिटिव बनाने के लिए उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप रियोस्टेट का रेजिस्टेंस ज़्यादा ले सकते हो, आप वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, बट ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम ले सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है ना। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस ज़्यादा ले सकते हो ताकि करंट की वैल्यू कम हो जाए, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम हो जाए, या खुद वायर का रेजिस्टेंस कम ले सकते हो ताकि उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बट उनको एक बार साइड में रख दो, आपको कम से कम ये वाला तरीका ध्यान रखना है ना। तो अब हम लोग पोटेंशियोमीटर के कुछ मेन यूसेज देखते हैं, है ना, खासकर जो आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ भी पूछा जा सकता है और हम उसके लिए रेडी हैं।
बट जो खास एप्लीकेशंस हमारी बुक के अंदर गिवन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड वन सच एप्लीकेशन इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो आपको दो स्टैंडर्ड सेल दे दिए जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना, जो कि आपके स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। तो आपको दो सेल्स दे दी जाते हैं, एक डेनियल सेल है, एक लेक्लांशी सेल है, राइट, है ना। तो उन दोनों का आपको ईएमएफ कंपेयर करना होता है, मतलब उन दोनों के ईएमएफ का रेशियो आपको फाइंड आउट करना होता है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो हाउ विल यू डू इट? सो ऑब्वियसली यू विल हैव दिस प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसको तो हमेशा बनाना ही बनाना है ना। अब काम क्या है, यहाँ पर हमें दो बार मेजरमेंट करना है। एक बार हम पहले सेल को इंक्लूड करेंगे हमारे मेजरमेंट के अंदर, दूसरे को बाहर रखेंगे, एक बार दूसरे को इंक्लूड करेंगे, पहले को बाहर रखेंगे। और ये काम हम कर सकते हैं ओवर टू वे की, यूजिंग और टू वे की। टू वे की का मतलब क्या है? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ की जिसमें अगर आप एक तरफ सर्किट को कनेक्ट करते हो तो दूसरी तरफ का फ्लो जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, दूसरी तरफ कनेक्ट करते हो तो पहली वाली तरफ का फ्लो जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने इस की को 2 और 3 के बीच में कनेक्ट कर रखा है, ये इसके टर्मिनल्स है 1 2 3, 2 और 3 के बीच में कनेक्ट कर रखा है। तो अभी ऑब्वियसली ये किसके लिए मेजर कर रहा है? E2 के लिए मेजर कर रहा है। E2 को सर्किट के अंदर इंक्लूड कर लिया इसने, E1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। फिर जब आप इसको चेंज कर दोगे, 1 और 3 के बीच में लिया होगे, तो अपने आप ही 2 और 3 के बीच का कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो अपने आप ही आपका E2 जो है वो सर्किट से बाहर चला जाएगा और E1 जो है वो सर्किट के अंदर आ जाएगा। फिर आप E1 को बैलेंस करवा रहे होंगे। ऑब्वियसली दोनों का EMF अलग है, तो दोनों बार आपको अलग अलग लेंथ जो है वो मिलेगी, जिसपे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा, राइट। तो जब हम पहली बार काम करेंगे तो मान लो हमें L1 लेंथ के ऊपर मिला बैलेंसिंग पॉइंट, तो E1 हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय L1। अगर हमें पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो हम ऑब्वियसली E1 की वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम ये मान के चलते हैं कि वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमें नहीं पता, हमें x के बारे में नहीं पता, हमने नहीं किया स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली हम दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड दिस टाइम वी विल इंक्लूड E2 एंड एक्सक्लूड E1। मैंने बता दिया टू वे की मदद से हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो नाउ दिस टाइम E2 विल बी इक्वल्स टू x टाइम्स L2। अब आपको दोनों का रेशियोज तो निकालना है, तो E1 डिवाइडेड बाय E2 आप फाइंड आउट करोगे तो x1 और x2, x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली ये रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा? L1 डिवाइडेड बाय L2, सिंपल। यानी कि फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर जो बैलेंसिंग लेंथ आई थी, सेकंड मेजरमेंट के अंदर जो बैलेंसिंग लेंथ आई है, उन दोनों का रेशियो ले लो, वही आपके दोनों सेल्स की ईएमएफ का रेशियो है। इतना सिंपल एप्लीकेशन है, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो कि हम बाय द वे डिस्कस करेंगे, बट एप्लीकेशन इतनी आसान है, ठीक है। और देखो, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से सीखना है इसको, ठीक है ना। तो ये तो हमारा है प्राइमरी सर्किट, तो ये तो हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं, है ना। फिर हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हम उस सेल को कनेक्ट कर देते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब की बार हमें सेल का ईएमएफ फाइंड आउट नहीं करना, अब की बार हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर वेट अ मिनट, आपने ही बोला था कि पोटेंशियोमीटर तो कोई करंट ड्रॉ ही नहीं करता, और जब सेल से कोई करंट ड्रॉ ही नहीं होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कभी सीन के अंदर आएगा ही नहीं, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करोगे? तो सवाल तो तुम्हारा बहुत सही है। तो अगर मैं अकेले सेल को बैलेंस करवाऊंगा ना, तो मैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सीन में ही नहीं आएगा। तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि मैं पोटेंशियल मेजर करूं और सेल से करंट भी फ्लो हो। अब ऑब्वियसली सेल से पोटेंशियोमीटर को तो कोई करंट नहीं चाहिए, बट आप दूसरी तरफ तो करंट भेज सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स पता है आपको, उसमें से आप जो चाहे मर्जी का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आपको उसकी वैल्यू पता होगी, राइट। उसको आप कनेक्ट कर देते हो हमारे सेल के पैरेलल में, इट इज कॉल्ड शंटिंग। शंटिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाना करंट को। तो हमारे सेल से पोटेंशियोमीटर की तरफ तो करंट जा नहीं सकती, तो हमने शंटिंग प्रोवाइड करवा दी, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवा दिया थ्रू रेजिस्टेंस आर। अच्छा, हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहे जब ही हो ये काम, तो हमने एक की भी कनेक्ट कर दी। जब इस की को ऑन करेंगे तभी जाके रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगी। अगर इस की को ऑफ रखेंगे तो हम इस पूरी की पूरी ब्रांच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि हमारे पोटेंशियोमीटर से केवल और केवल सेल को बैलेंस करवाया जा रहा है। सो दैट्स इट, दिस इज योर सर्किट।
अब हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो देखो मेजरमेंट के दो हिस्से होंगे। सबसे पहला मेजरमेंट हम करेंगे हमारी की को ओपन रख के, ऑफ रख के, मतलब हम लोग केवल और केवल सेल को बैलेंस करवा रहे हैं, अभी तक इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सीन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने की को क्या रखा, ऑफ रखा, ओपन रखा। तो ओनली सेल इज बैलेंस्ड विद द पोटेंशियोमीटर, यानी कि हम अब की बार सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे हैं। तो सेल का ईएमएफ हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय L1। अब अगर हमें x पता होता तो काम यहीं खत्म हो जाता, बट हमें x नहीं पता, ध्यान रखना है ना। तो हम उस x को एक्सक्लूड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, राइट। नाउ दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब की बार हम की को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो आपकी बार सेल से रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट फ्लो होने लगेगी I, और जैसे करंट फ्लो होने लगेगी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सीन के अंदर आ जाएगा। तो अब की बार आप जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर रहे हो वो बेसिकली ईएमएफ नहीं होगा, वो होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। आप टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहे होंगे जिसकी वैल्यू होती है E माइनस आई आर, या फिर आप यूं कह लो कि आप इस रेजिस्टेंस के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो। सो दैट विल आल्सो बी रिटन एज I मल्टीप्लाइड बाय R। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप, राइट, और हम दोनों को यूज करेंगे। सो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अब की बार सेल से करंट निकल रहा है, पोटेंशियोमीटर की तरफ नहीं जा रहा बट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, राइट। सो इंटरनल रेजिस्टेंस सीन में आ गया। अब की बार हम लोग जिस को बैलेंस करवा रहे हैं पोटेंशियोमीटर पर, इट इज नॉट द ईएमएफ, इट इज बेसिकली द टर्मिनल वोल्टेज, और यू कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विच इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द पोटेंशियोमीटर। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कह लो कि सर या तो हमने टर्मिनल वोल्टेज को बैलेंस करवाया है या हमने आर के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को बैलेंस करवाया है। मान लो हमें लेंथ L2 मिली, बैलेंस लेंथ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय L2 के इक्वल हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बस यही पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो एक बार हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, तो इससे हमारे करंट I की वैल्यू आ जाएगी E माइनस XL2 डिवाइडेड बाय R। E की वैल्यू हम कहां से लेके आते हैं, यहां से लेके आते हैं। तो E की जगह हमने रख दिया XL1 माइनस XL2 डिवाइडेड बाय R, पहले से रखा हुआ था, है ना। और अगर हम इन दोनों को पकड़ें तो यहां से I की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, XL2 डिवाइडेड बाय R। तो यहां से I की वैल्यू हमने रख दी XL2 डिवाइडेड बाय R। देखो ये वाली I है इन दोनों को पकड़ने से, और ये वाली I है इन दोनों को पकड़ने से। देखो आप नोटिस करो, X से X कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली आपका जो R होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 टाइम्स R। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसमें ध्यान रखना, L1 का मतलब है बड़ी वाली लेंथ और L2 का मतलब है छोटी वाली लेंथ। तो इसको ऐसे ध्यान रखना, बड़ी वाली लेंथ माइनस छोटी वाली लेंथ डिवाइडेड बाय छोटी वाली लेंथ। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मल्टीप्लाइड बाय R। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट विल बी योर फाइनली इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने L1 मेजर किया, आपने L2 मेजर किया, और R आपने खुद ने लगाया था, आपको पता है R कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वैल्यू, राइट। सो दिस इज योर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बेहद ज्यादा है, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया जा सके। पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। तो हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। चलो भाई लेंथ हमारी हो गई 4 मीटर्स, एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो कितना है हमारा, 8 ओम है। द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो हमारा जो ईएमएफ हम प्राइमरी सर्किट के अंदर यूज करते हैं वो हमें दे रखा है 2 वोल्ट, और मान लो जो रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है वो है स्मॉल r, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो एज टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें दे रखी है 1 मिलीवोल्ट, का मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 10⁻² मीटर। तो वोल्ट पर मीटर SI यूनिट है, तो उसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, है ना।
तो -3 है, नीचे -2 है, -2 को ऊपर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 बचेगा ओवरऑल, राइट। तो ये बच जाएगा आपका 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर या 1/10 वोल्ट पर मीटर। ये आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकालते कैसे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। अब हमें डायरेक्ट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दे रखा, तो हम किस रास्ते पर जाते हैं? हम करंट को वायर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके लेंथ से डिवाइड करते हैं, और हमें करंट भी डायरेक्टली नहीं दे रखा। तो मैंने आपको बताया था करंट हम कैसे निकालते हैं, टोटल ईएमएफ प्राइमरी सेल का डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो एक तो हमारा वायर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, और एक वो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज के अंदर। सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाता अगर होता तो, राइट। तो चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ईपी हमें दे रखा है 2 वोल्ट, और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम, और स्मॉल आर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, मैंने बस केवल सिंबल यूज किया, ठीक है ना। तो ये हमारी करंट की वैल्यू हो गई। तो अब हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो आना चाहिए आर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ एल। तो आर हमारा, आई हमारा है 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस आर। रेजिस्टेंस का, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 8 ओम, और लेंथ कितनी है 4 मीटर। तो इसको अपन x एक और तरीके से हमने निकाला था, कितना निकल के आया था 1 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 40 इज इक्वल टू 8 प्लस आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 40 - 8 दैट इज 32 ओम। तो हमें 32 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी अचीव कर सकें, वटेवर जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन। आपको पोटेंशियोमीटर के केवल और केवल फॉर्मूलाज रटे होंगे तो आप शायद इस क्वेश्चन के अंदर उलझ जाओगे। हालांकि हमने जो फॉर्मूलाज करें उनके बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन आपको मजेदार लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। तो हमें वायर का रेजिस्टेंस दे दिया गया है कितना, 40 ओम, एंड इट्स लेंथ, वायर की लेंथ हमें दे दी गई है 10 मीटर। इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 760 ओम इन सीरीज। तो आपकी बार सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है वो है 760 ओम, है ना। इफ ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 2 वोल्ट, तो आपकी बार ईएमएफ ऑफ बैटरी हमें दे दिया गया है 2 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही हो गया। पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखी थी, रेजिस्टेंस पूछा गया था, अब की बार रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछी गई है। तो तरीका हमारा वैसा ही होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगी आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर, और करंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्राइमरी सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड प्लस द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर, है ना। जो भी रियोस्टेट मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस, और किसी भी वजह से हो सकता है, बट उसके सीरीज में। तो ये हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं। ईपी हमें दे रखा है 2 वोल्ट, वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 40, है ना। स्मॉल आर जो है वो हमें दे रखा है 760 मल्टीप्लाइड बाय वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 40, और लेंथ हमें दे रखी है 10। तो ये तो 4 रह गया, है ना। तो ऊपर तो आ जाएगा 4 × 2 दैट इज 8, और नीचे आ जाएगा 40 + 760 दैट इज 800, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। देखो कौन सा वाला क्वेश्चन करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, 1 × 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। दैट विल बी और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है AB इज पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम्स, इट इज कनेक्टेड। तो जो जो दिया हुआ है, तो हमें पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ
तो लेंथ हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है -2 मीटर्स, एंड रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है वायर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 40 ओम एंड अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम स्मॉल r मान लेते हैं, कितना हो गया हमारा, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, 40 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, और हमारी प्राइमरी सेल का जो EMF है वो कितना है, 2 वोल्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है। इफ अ सोर्स ऑफ अननोन EMF E इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर, तो बैलेंसिंग लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब हो गया 10⁻⁻2 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ E। तो देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में जैसे जैसे पढ़ा था वैसा वैसा काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालनी है। तो अभी हमने देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है I मल्टीप्लाइड बाय वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L, और I होता है प्राइमरी सेल का EMF, वायर का रेजिस्टेंस प्लस वॉट एवर रेजिस्टेंस विच इज इन सीरीज विद द वायर, है ना, टाइम्स ये पहले से रखा हुआ है वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये सब चीज़ें हमारे पास में है। प्राइमरी सेल का वोल्टेज हमें दे रखा है 2, वायर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10, सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो है 40, वायर का रेजिस्टेंस है 10, और लेंथ हमें दे रखी है 100 इंटू 10⁻⁻2, है ना। चलो तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻⁻2 को ऊपर भेजोगे तो वो 100 जाके ऊपर चला जाएगा, नीचे एक 100 बैठा हुआ है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 2/5 यानी कि 0.4। ये वोल्ट पर मीटर, इतनी हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगी। तो हमारा जो सेल का EMF होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कितना होता है, x मल्टीप्लाइड बाय L। तो x हमें कितना दे रखा है 0.4, मतलब हमने फाइंड आउट किया बड़ी मेहनत से, और लेंथ हमें कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁻2 को लिख सकते हैं, 0.4 को तो लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 40, और इसको अपन लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, यानी कि 0.16 वोल्ट। इतना हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, उसका सेल का EMF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, कुछ मायनों में हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक तो हमें पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर को गो थ्रू करवा देता है, ठीक है, कि पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट उसमें क्या क्या लगा हुआ होता है, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है ना, कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। दूसरी चीज़ आप नोटिस करो कि हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत कम है, 0.4 वोल्ट पर मीटर। दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द EMF ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.16 वोल्ट। कितना कम EMF हम मेजर कर पा रहे हैं, you can also see that from this question, right? Next question देखो। Now in this case potentiometer wire of length 10 meter having a total resistance of 10 ohm, है ना। तो वायर की लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर, और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 10 ओम, है ना। If a battery of EMF 2 volts of negligible internal resistance and a rheostat are connected to it, then the potential gradient is 20 millivolt per meter. Find the resistance imparted through the rheostat. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अगेन हमें x दे रखा है 20 मिली वोल्ट पर मीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, I मल्टीप्लाइड बाय वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ L, और I कितना होना चाहिए, प्राइमरी सेल का EMF जो कि हमें कितना दे रखा है 2 वोल्ट दे रखा है ना, डिवाइडेड बाय वायर का रेजिस्टेंस प्लस जो भी रेजिस्टेंस रियोस्टेट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है वही सीरीज में कनेक्ट किया गया रेजिस्टेंस, टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इसके आगे का जो काम है वो आपको करना है।
भाई एक्स आपको दे रखा है, बाकी सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप आसानी से आर एच की वैल्यू निकाल सकते हो और ये काम करना है आपको। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, और मुझे ये पता पड़ जाएगा कि कितने बच्चों ने वीडियो यहां तक देखा है पूरे ध्यान से, क्योंकि जो यहां तक देखेगा ना उसका मन कर रहा होगा कि यार इस क्वेश्चन को सर ना करवाए मैं करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से बच्चे जो यहां तक देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखे, देन कमेंट्स के अंदर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है। ठीक है ना? देखो यार वीडियोस, कोई इतनी मेहनत कर रहा है, कोई इतनी मेहनत से कंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, देन शो योर सपोर्ट। ठीक है? आपको नहीं पता कि आपका वीडियो देखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, लाइक वाइक और उस ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बट आपका वीडियो देखना और आपके दिल के अंदर आपको ये महसूस होना कि यस वी आर लर्निंग फिजिक्स, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी, है ना? उससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए, तो वो मुझे दो यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, है ना, ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली विथ एंड विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किटेड। वो शॉर्ट सर्किटेड का मतलब है शंट करना, थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज, तो हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 टाइम्स R। अब अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि L1 कौन सी थी L2 कौन सी थी, तो मैंने बताया था आपको L1 का मतलब है बड़ी वाली लेंथ, यानी कि 110 सेंटीमीटर, और L2 का मतलब है छोटी वाली लेंथ, मतलब 100 सेंटीमीटर, और R आपको दे रखा है कितना, 10 ओम। खत्म, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। तो L1 हो गया 110, L2 हो गया 100 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स R हो गया हमारा 10। तो 110 माइनस 100 करोगे तो 10 बचेगा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ऑल सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए। यूजिंग दिस सिंपल क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर वी हैव इजीली फिगर्ड इट आउट, राइट। ये सारे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बैटरी भी खत्म हो रही है अपनी, जल्दी करते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट दैट नो करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस अ सर्टेन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पता है हमें पोटेंशियोमीटर ऐसे वर्क करता है, क्वेश्चन में उसको डिस्क्राइब कर दिया। On shunting the cell by 2 ohm resistance, the balancing length is reduced to half, है ना। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ मान लो कितनी थी, L थी, और बाद में जो छोटी वाली लेंथ हो कितनी हो गई, L डिवाइडेड बाय 2 हो गई। बस क्वेश्चन में इतना सही है। कितने रेजिस्टेंस से शंट किया गया है, 2 ओम रेजिस्टेंस से शंट किया गया है। तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो R हो जाएगा हमारा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय छोटी वाली लेंथ टाइम्स R, मतलब L माइनस L डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2। तो L माइनस L बाय 2 करेंगे तो कितना बचेगा, L बाय 2 बचेगा, नीचे भी L बाय 2 है, टाइम्स 2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 ओम ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। ये हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. Obviously हमें पता है इस एप्लीकेशन के बारे में। The main battery used across the potentiometer wire has an EMF of 2 volt and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long when resistance R connected across the given cell has values of infinity and 9.5 ohm. तो इन्फिनिटी का मतलब समझ गए, जब आपने की को कर रखा है ऑफ, और 9.5 समझ गए जब आपने की को कर रखा है ऑन। तो ये बेसिकली आपको किसकी वैल्यू दे दी गई है, ये बेसिकली आपको आर की वैल्यू दे दी गई है। किसकी वैल्यू दे दी गई है, आर की वैल्यू दे दी गई है। द बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज फाउंड टू बी 3 मीटर। तो आपको L1 दे दिया गया है 3 मीटर्स, और L2 दे दिया गया है आपको 2.85 मीटर्स। काम खत्म। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बड़ी वाली लेंथ माइनस छोटी वाली लेंथ
डिवाइडेड बाय छोटी वाली लेंथ टाइम्स द रेजिस्टेंस बाय विच यू हैव शंटेड, राइट, 9.5। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2.85 करोगे तो ये हो जाएगा कर लो यार, 3 माइनस 3.00 तो ये हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 2.85 इंटू 9.5। आई गेस 95 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, 5 टाइम्स 5 करेंगे 25, 2 चला जाएगा, नहीं 5 टाइम्स नहीं हो रहा, 3 टाइम्स हो रहा होगा, 3 इंटू 5 करेंगे 15 पावर 1 चला जाएगा 3, हाँ। सो 9.5 का डेसिमल हटाओ 10 चला जाएगा, इस डेसिमल से ये डेसिमल चला जाएगा, 95 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 1/2 आ जाएगा, यानी कि 0.5 ओम हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन आपको पॉज करके खुद को करना चाहिए, मतलब अब तो खैर मैं बता रहा हूँ, बट आपका मन करना चाहिए कि हम खुद से करें। A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. ठीक है, 2 cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive ends of the wire in the two cases. The ratio of EMF is, तो देखो जब वो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तुम किसको बैलेंस करवा रहे हो, तुम E1 प्लस E2 को बैलेंस करवा रहे हो। कितनी लेंथ पर बैलेंस करवाया, x मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और फिर जब तुम दूसरी बार बैलेंस करवा रहे हो तो तुम E1 माइनस E2 को बैलेंस करवा रहे हो, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो रही x, बट अब की बार लेंथ आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आप जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय E1, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे अपन माइनस रख देते हैं, E1 माइनस E2, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स E1 माइनस 5 टाइम्स E2। तो E2 को अपन एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स E2 और E1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स E1। तो E1 डिवाइडेड बाय E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, E1 डिवाइडेड बाय E2 की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2। तो या तो आपका आंसर 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा या 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 भी होता तो वो भी आपका आंसर हो, क्योंकि ऑर्डर नहीं दे रखा ना, पहले कौन से सेल को रखना है बाद में कौन से सेल को रखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 9R। तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हमें कितनी दे रखी है L, है ना, लेंथ हमें दे रखी है कितनी L एंड रेजिस्टेंस 9R। वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें कितना दे रखा है 9 स्मॉल r दे रखा है। इज जॉइन टू द सेल D ऑफ EMF E, दिख भी रहा है हमें, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्राइमरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो EMF है वो कितना दे रखा है हमें E, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है स्मॉल r, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r दे रखी है, राइट। द सेल C EMF E/2 एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2R। द गैल्वेनोमीटर G विल शो नो डिफ्लेक्शन। अब देखो गैल्वेनोमीटर जो है ना, इट शोज नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही शो नहीं कर रहा, कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो जो हमारा सेल जिसको हम बैलेंस करवा रहे हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज नो मीनिंग एट ऑल। तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बताओ व्हेन द लेंथ AJ इज, तो लेंथ बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, x फाइंड आउट करते हैं। तो x हमारा हो जाएगा I, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर दैट इज L। I हमारा हो जाएगा EP डिवाइडेड बाय जो भी वायर का रेजिस्टेंस होगा और जो भी इसके सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है दैट इज स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर
डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ L, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो EP की जगह हमें दे रखा है E, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमें दे रखा है 9 टाइम्स R, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दे रखा है 9 टाइम्स R प्लस R टाइम्स लेंथ हमें दे रखी है कैपिटल L, तो ये हो जाएगा E टाइम्स 9R डिवाइडेड बाय 10R टाइम्स L, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा 9E डिवाइडेड बाय 10L, ये हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी हैव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो सेल है जिसको तुम बैलेंस करवा रहे हो उसका EMF जो होगा हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी 9E डिवाइडेड बाय 10L टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। तो E से E कैंसिल आउट हो गया, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो इधर रह गया 1 और इधर रह गया 9 टाइम्स L डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स कैपिटल L। तो L की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स कैपिटल L डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 टाइम्स L डिवाइडेड बाय 9 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो बच्चों दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, है ना। मेरे आईपैड की बैटरी जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो वो ख़त्म हो उससे पहले मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी के लिए तो इतना ही कि यार देखते रहो, एंजॉय करते रहो इन वीडियोस को, शेयर करते रहो। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, ठीक है ना। खुद देखो पहले तो पूरे वीडियोस को, फिर शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि हम अपने मिशन के अंदर कामयाब हो सकें। हमें इन वीडियोस को हर उस बच्चे तक पहुंचाना है जिसके अंदर पढ़ने का जज्बा है बट पढ़ने का साधन नहीं है। मिलता हूँ आपसे मिरेकल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।